Welcome dear learners to our online YouTube platform channel Times Coaching Behror. I'm Shivani Yadav, host of this video, welcoming you all again. So in this video, we are going to discuss about the most important concepts for your upcoming NDA exam. और इस वीडियो के अंदर जो है वो हम मेनली केमिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कि हम केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ पे टाइम्स कोचिंग के अंदर जो है वो बहुत सारी वेरियस काइंड ऑफ बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, और उसी के साथ अपकमिंग बैचेस जितने भी आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी। तो अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के साथ प्रतिज्ञा नाम से 11th और 12th का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर जो है वो चल रहा है, तो आप उसे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या जो भी चीज़ें आपको जाननी है, किस तरीके से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। इसके अंदर हम क्या है, जैसे हमने एटम्स पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, हमने वहाँ पे स्टडी किया था एटम्स किस तरीके से बने थे, किस तरीके से एक जो एटम है वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करता है, या तो वो गेन करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। उसी केस में हमने देखा था कि या तो एनर्जी लेगा, या तो जो एटम है वो एनर्जी लेता है, गेन करता है, या फिर जो एटम है वो एनर्जी लूज करता है। ये दो कंसेप्ट ही जो हैं वो होते हैं जनरली एटम के केस में। सेम कंडीशन हमने और भी चीज़ें देखी थी, स्टडी की थी, जिसके अंदर कि हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे एटम कैसे बने थे और कितने साइंटिस्ट हुए थे, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमने ऑलरेडी क्लासेस कंडक्ट की हुई हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है सबसे पहले वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, अब केमिकल से आप क्या समझते हैं? केमिकल का मतलब है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई कंसेप्ट होगा, और बॉन्ड का मतलब होता है बंध। बॉन्ड का मतलब होता है बंध। बॉन्ड को हिंदी में बंध बोला जाता है। अब देखो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज एसोसिएशन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, crystals and other structures. The bond may result from electrostatic force between two oppositely charged ions. देखो बॉन्ड क्या है, एक कनेक्शन है। अगर वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम बोलना चाहें तो बॉन्ड जो है वो एक कनेक्शन है। कनेक्शन किसके अंदर? एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, या फिर क्रिस्टल्स के बीच में। किसी भी दो एटम के बीच में, किसी भी दो आयन के बीच में, किसी भी दो क्रिस्टल्स के बीच में एक टाइप ऑफ कनेक्शन है बॉन्ड। अब कनेक्शन किस तरीके से बनेगा? या तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी जिससे कि बॉन्ड बनेगा, या फिर कोई भी दो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होगा, या तो शेयरिंग हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकता है, या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। मेनली ये 3 कंडीशंस होती हैं बॉन्ड बनने के लिए। सो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल bond is a type of connection between two atoms और ions और crystals. Atoms के बीच में भी बन सकता है, ions के बीच में भी बन सकता है, और crystals के बीच में भी ये bond जो है वो बन सकता है। उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब देखो जो केमिकल बॉन्ड है वो फोर्स की वजह से बनता है। फोर्स कैसी होनी चाहिए? दिस इज वेरी श्योर कि जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए। फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होनी चाहिए, तभी जो है वो एक बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि बॉन्ड का मतलब है दो एटम्स को एक साथ बांध के रखने वाला कंसेप्ट। मतलब दो एटम्स बॉन्ड में, अगर कोई दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है, जैसे एटम ए और एटम बी के बीच में अगर बॉन्डिंग है, तो ये दोनों एक दूसरे से जो है वो बंधे रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। और कनेक्टेड तभी रह सकते हैं जब उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स जो है वो वर्क करती हो। बिकॉज अगर रिपल्सिव नेचर की फोर्स वर्क करेगी तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। आगे अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। नाउ केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड क्या होता है, अब हमें पढ़ना है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड
between two or more atoms, molecules, ions or give rise to a chemical compound। अब देखो जब भी एक बॉन्ड बनता है, जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक कंपाउंड बनता है। जब भी एक बॉन्ड बनेगा तब एक कंपाउंड बनेगा, और क्योंकि बॉन्ड भी केमिकल है, बॉन्ड भी केमिकल है, तो कंपाउंड भी जो है वो एक केमिकल कंपाउंड बनेगा, केमिकल कंपाउंड। तो जब भी बॉन्ड बनेगा तब एक कंपाउंड बनेगा। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग है कि जब भी दो एटम्स के बीच में, एटम ए और एटम बी के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है और उसके बाद जो ए बी कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं केमिकल bonding। So chemical bonding refers to the formation of a chemical bond between two atoms, molecules or ions which results in the formation of a new chemical compound। So this is what chemical bonding, कि जब भी A और B एटम के बीच में chemical bond बनेगा और एक new chemical compound जो है वो बन के तैयार होगा, उसी को हम बोलेंगे chemical bonding। आगे चलते हैं। अब bonds कितने टाइप के होते हैं? We have seen various types of bond। हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री में बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपको नाम बताना चाहूँ तो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी के अलावा जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, उनसे बनने वाला बॉन्ड। ये जितनी भी वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, इनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीक नेचर की होती है, बहुत ही ज्यादा वीक और कमजोर फोर्स होती है। इनसे बनने वाला बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अट्रैक्शन से बनने वाला बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाला बॉन्ड। तो ऐसे डिपेंड करता है, वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेस हैं, उनसे जो बॉन्ड बनते हैं अलग अलग। तो इस तरीके से हम जो है वो बॉन्ड्स को अराउंड 3 से 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस से बने हुए बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बने हुए बॉन्ड को जो है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में, वन बाय वन करके, कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि आयोनिक बॉन्ड बन जाए, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनके फुलफिल होने पर या जिनके फुलफिल ना होने पर आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर आयंस के बारे में बात होगी, यानी कहीं ना कहीं आयंस के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगा या आयंस की पार्टिसिपेशन शो होगा। तो किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनता है, देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल से समझते हैं, ये एक एटम ए है, इसके पास 2 आयंस हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम बी है और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए ये एटम ए है और ये एटम बी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सिंपली अगर आप समझना चाहो तो 1 इलेक्ट्रॉन के केस से जो है वो ज्यादा इजी होगा समझने में। तो देखो अगर इस एटम ए ने अपना ये इलेक्ट्रॉन एटम बी को दे दिया, एटम ए ने अपना इलेक्ट्रॉन एटम बी को दे दिया और फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया और उसके बाद जो कंपाउंड बना वो था ए बी। दिस ए बी इज न्यू केमिकल कंपाउंड, जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बना उसकी वजह से जो है वो एक नया कंपाउंड बन के तैयार हो गया, दैट इज ए बी। तो इस तरीके की कुछ जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं आयोनिक बॉन्ड के अंदर, कि जो एटम ए है, जरूरी नहीं है कि एटम ए का नाम ए ही हो, या एग्जांपल के लिए समझ लो कि जो एटम ए है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो कि उसने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया एटम बी को और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इस तरीके से बने हुए बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, मतलब एक आयन का ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पे ए से बी में जो ट्रांसफर हुआ है वो एक कंप्लीट ट्रांसफर है, दिस इज कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। तो एटम ए से एटम बी में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयंस की वजह से जो बना हुआ बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक बार फिर से सुन लीजिए, एटम ए से एटम बी में या फिर bond formed due to complete transfer of the ions or electrons from atom A to atom B is known as ionic bond। ionic bond क्या होता है? अब
बस ये नॉर्मल सा वर्ड भी याद रख लेंगे ना तो भी इनफ है, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयंस, कि आयंस का कंप्लीट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए यहां पे लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस टुगेदर इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमेशा दो चार्जेस होंगे और दोनों अपोजिटली चार्ज होंगे, यानी अगर एक पे प्लस चार्ज है तो दूसरे पे माइनस चार्ज होगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा या जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ट्रांसफर करेगा, उसके पास माइनस चार्ज होगा, और जिसको गेन करना होगा, जिसको गेन करना होगा उसके पास जो है वो प्लस चार्ज होगा। तो इस वजह से जब भी आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और वहीं पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो अपोजिटिवली चार्ज आयंस को होल्ड टुगेदर करने का जो है वो काम करता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स करता है टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस को, और उसी से बनता है एक आयोनिक बॉन्ड। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Next, a chemical bond is formed between two atoms by complete transfer of one or more electrons from one atom to other atom. As a result, atoms attain their nearest inert gas configuration. इसका मतलब ये होता है कि एटम A से एटम B के पास completely इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तभी हमारे पास बनेगा आयोनिक बॉन्ड। तो आई होप कि ये दोनों डेफिनेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का या आयंस का कंप्लीट ट्रांसफर होता है आयोनिक बॉन्ड के अंदर। ये दोनों डेफिनेशंस आपको जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात करते हैं, यहाँ हमारे पास बॉन्ड की डेफिनेशन, ये आयोनिक बॉन्ड की एक और डेफिनेशन दी हुई है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। The primarily three ways which two atoms can combine to lose energy and to become stable. एटम जो होते हैं उनके पास टू केस होते हैं, either lose energy, either gain energy, और ये दोनों ही काम जो एटम है वो स्टेबल होने के लिए करता है, फॉर स्टेबलाइजेशन। एटम जो है, एवरी एटम वांट्स टू बी स्टेबल, हर एक जो एटम है वो ये चाहता है कि वो अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव कर ले और स्टेबल हो जाए, एक स्टेबल फॉर्म जो है उसके पास आ जाए। उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और मेरी लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो एटम है वो या तो एनर्जी को लूज करेगा या एनर्जी को गेन करेगा, क्या करने के लिए, एक स्टेबलाइजेशन या एक स्टेबल फॉर्म को अचीव करने के लिए। And next we have one of the way is by donating or accepting electrons to complete their octet और configuration। अब उसके लिए लूज और गेन करने के लिए या तो वो डोनर एटम बनेगा, या तो वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर एक्सेप्ट करेगा। ये दो रीजंस होते हैं, ये दो केसेस होते हैं, नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन या तो वो डोनेट करेगा, नंबर टू या फिर वो एक्सेप्ट करेगा। अब डोनेट कब करेगा और एक्सेप्ट कब करेगा, इसके लिए भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हमारे पास जनरली जो एटम है वो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब मान लो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस केस में वो ना तो गेन करेगा और ना ही वो लूज करेगा। बट अगर उसके पास 4 से कम है तो वो लूज करेगा, और अगर उसके पास 4 से ज्यादा है, +4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो है वो गेन कर लेगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और कम इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उसी केस में अगर उसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो उनको इजीली लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा। वहीं अगर उसके पास 4 से ज्यादा 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए इजी होगा 8 तक पहुंचने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले और उसके बाद जो है वो स्टेबल हो जाए।
अदर देन कि वो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, बिकॉज उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सिनारियोज होते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और इसी कंडीशन में जो बॉन्ड बनते हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम से बनते हैं, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये केस होता है आयोनिक बॉन्ड के अंदर। आई होप ये आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी दो एटम्स कंबाइन होंगे तभी एक कंपाउंड बनेगा और तभी एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो दोनों एटम्स, आइदर एटम ए और एटम बी, दोनों में से कोई भी एक जो है वो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखिए कंडीशंस क्या हैं। नंबर 1 है द लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम फॉर्मिंग कैटायन। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उस एटम की जो कैटायन बना रहा है उसकी लो होनी चाहिए। क्यों लो होनी चाहिए? ताकि वो इजीली जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को या उस आयन को लूज कर सके। इजीली क्या कर सके? लूज कर सके। क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा सेकंड वाला एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसी पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एटम फॉर्मिंग एन आयन, कि जो एनायन बना रहा है उस एटम की गेन एंथैल्पी जो है वो हाई होनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट वाला एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाला एटम जो है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वाले एटम की लूज करने की जो टेंडेंसी है वो लो होनी चाहिए, कि उसके बाद जो फोर्सेस है वो बहुत वीक होनी चाहिए, या फिर ऐसा हो कि जो एटम है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये लो आयनाइजेशन एनर्जी हो, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। वहीं जो सेकंड वाला एटम है उसकी गेन एंथैल्पी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी गेन कर पा रहा है, वो हाई होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जो है वो गेन कर ले और उसके बाद उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। सो नेक्स्ट है हमारे पास हाई नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म्ड। अब जो क्रिस्टल है उसकी जो नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी है वो हाई होनी चाहिए। तो ये सिंपल से 3 कॉमन से पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को याद में रखने हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है उसके लिए ये तीनों, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों ही पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के केस में एक बहुत छोटा सा वर्ड आप लोगों को याद रखना है और वो वर्ड है शेयरिंग। अब क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं तो बात इलेक्ट्रॉन्स की होगी या फिर बात आयंस की हो सकती है, ठीक है। तो शेयरिंग किसकी होगी? या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी या फिर आयंस की शेयरिंग होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी आपके सामने आए या आपको कोई भी पूछ ले कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, तो आपको सिंपल एक वर्ड याद रखना है, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब शेयर कर लेना, कि ना तो कंप्लीटली एटम ए के पास है ना कंप्लीटली एटम बी के पास है, वो दोनों एक दूसरे से क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। जैसे मान लो एटम ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये एटम बी है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए दोनों एटम्स को स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेंगे? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनको क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। तो कंप्लीटली ना एटम ए के पास होंगे ना कंप्लीटली एटम बी के पास होंगे, ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। ए कोवेलेंट बॉन्ड इंडिकेट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन कॉमनली एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब नॉर्मली या फिर मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो जो है वो इस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी उतनी ही एनर्जी लगेगी जितना कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में लगेगी। तो ये दोनों एनर्जी क्योंकि बराबर हो जाती है तो ना तो वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को ना ही वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो
कर लेता है। तो जनरली जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन आपको मिलेगा वहां पे आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब एक बार डायग्राम से देख लीजिए ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए किस तरीके से शेयरिंग होती है। जैसे आपको पता है कार्बन अभी बताया इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 4 हैं, तो मतलब इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए और स्टेबल होने के लिए। अब पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, या फिर अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, उसके बाद वो क्या हो जाए, इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और जहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाते हैं और हर एक हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो इस केस के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाया जाता है उसी बॉन्ड को हम बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आई होप कि चीजें यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है पोलर और एक होती है नॉन पोलर। इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी आइदर पोलर और नॉन पोलर इन नेचर। इन पोलर कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली सिंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर। क्या होता है देखो, दो टाइप की बताई मैंने, एक तो पोलर और दूसरी नॉन पोलर। दोनों के अंदर ऑल्दो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बस एक वर्ड याद रखना है शेयर्ड अनइक्वली, जो कि पोलर के केस में आता है, शेयर्ड अनइक्वली, जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग के केस में आता है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, दोनों में से एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी साइड जो है वो खींच लेता है और उस केस में एक इलेक्ट्रॉन के पास अनइक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। मतलब एक एटम के पास जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा एटम्स को और उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। वहीं नॉन पोलर के अंदर जो है वो इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये माइनर सा डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसे हम डायग्राम से समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखिए यहां पे आप लोगों को एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, दैट इज H2O, पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर। ओके, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, उसके साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है और एक फिर से हाइड्रोजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड एक ऑक्सीजन और दो यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दो आपको पानी के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, उनके बीच में ये तो ठीक है आपको बॉन्डिंग होती नजर आ रही है, बॉन्ड्स बन रहे हैं, ओके। बीच में ये भी एक चीज नजर आ रही है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो H बॉन्ड। H का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, तो देखो ये एक वीक टाइप का बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन बनाता है 3 एटम्स के साथ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। इन 3 एटम्स के साथ ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और इसकी वजह से बहुत सारी हमारी लाइफ की चीजें हैं जो कि पॉसिबल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब वो जो पानी है वो लिक्विड फॉर्मेट में आपको क्यों मिल रहा है, इसका रीजन भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है इसका रीजन, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आ जाते हैं और गैसियस फॉर्म से थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाने की वजह से गैस से वो किस में आ जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ रीजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अदरवाइज एक और एग्जाम्पल होता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, यहाँ पे दो आपको जो है वो कंपाउंड दे देगा H2S और H2O। ये दोनों रूम टेम्परेचर पे, ये तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये गैस फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसका रीजन आप लोगों से पूछा गया था एनडीए के एग्जाम को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
कि H2S जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और जो H2O है वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है रूम टेम्परेचर में। इसका रीजन बताइए। तो इसका जो रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि H2O के अंदर, H2O मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर या नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्मेट में मिलता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है 3 एटम्स के साथ में। याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ 3 एटम्स के साथ होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको आप इससे याद रख सकते हैं। सिर्फ ये 3 ही एटम्स हैं जिनके लिए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अदरवाइज हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हैं, और उसके बाद हमारे पास है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है बॉन्ड लेंथ। अब हमने बॉन्ड बनाया था, स्टार्टिंग की जब क्लास हमने पढ़ी थी तो बॉन्ड कैसे बनता था, कोई भी दो एटम के बीच में या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, या फिर किसी ना किसी फोर्स की वजह से वो दोनों एटम्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तब बॉन्ड बनेगा। तो जो बॉन्ड बनेगा दोनों एटम्स होंगे, एंड वी नो एटम्स के पास कोई ना कोई जो है वो रेडियस होती है। जैसे मान लो ये एटम 1 है और ये एटम 2 है, ये इनके सेंटर है एटम के। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इस वाले एटम से और इस वाले एटम के सेंटर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। अब वो डिस्टेंस कैसे, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। दो जो सेंटर है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में होता है, न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। लेकिन किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। मतलब जो कंडीशन है, जो एटम्स की जो लेंथ है, एटम्स की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज ना होती रहे, एक स्टेबल फॉर्म में रहे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में उनकी जो दोनों के जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हो, उसी केस में हम जो है वो बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देती हूँ बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ कोई भी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स एज अ टाइप टू सेपरेट द मॉलिक्यूल इनटू इंडिविजुअल गैसेस। देखो अभी तक हमने बॉन्ड बनाना सीखा, दो एटम्स को कंबाइन करके एक नया केमिकल कंपाउंड बना। इन केस अगर हमको जरूरत पड़ जाए कि जो न्यू केमिकल कंपाउंड ए बी बना था उसको हमें सेपरेटली ए और बी के अंदर दोनों कंपाउंड्स अलग अलग चाहिए, तो उस केस में इस बॉन्ड को जो कि इन दोनों के बीच में बना है उसको ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। उस बॉन्ड को जो है वो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वही मिनिमम एनर्जी जो किसी दो एटम के बीच में बने बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर एक और नाम से जाना जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, तो देखो साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर द साइज ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब जितनी ज्यादा साइज होगी, जितना ज्यादा बड़ा एटम होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। मल्टीप्लिसिटी, ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स के भी और साइज ऑफ एटम के भी। आगे हम देखें तो नंबर ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, एक जो एटम होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास या फिर उसके पास लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन्स वो जो एटम के बॉन्ड बनने में
पार्टिसिपेट करेंगे और लोन पेयर वो जो बॉन्ड बनने के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो लोन पेयर की वजह से क्या इफेक्ट होता है, लोन नंबर ऑफ मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द बॉन्डेड एटम greater the repulsion between the atom and thus less the bond dissociation energy, कि एटम के पास जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे, जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा, उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतनी ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दोनों एटम्स के बीच में इनफ रिपल्सन होगा कि उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। तो आई होप कि चीजें यहाँ तक आप लोगों को जो है वो क्लियर होंगी। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल को जो है वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है, सिंपली दो एटम्स के बीच का जो एंगल होता है, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम बोल देते हैं बॉन्ड एंगल। सिंपली आप लोग ध्यान में रखोगे, एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स, मतलब दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो एंगल होगा उसी को आप क्या बोल दोगे, बॉन्ड एंगल बोल दोगे। सो दिस इज वेरी सिंपल। जैसे यहाँ इस केस में 107 बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बड़ा है। बड़ा और छोटा किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, कितना रिपल्शन उन दोनों के बीच में हो रहा है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना एंगल ज्यादा बड़ा होगा या कितना एंगल छोटा होगा। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही ज्यादा बड़ा एंगल होगा, और जितना कम रिपल्सन होगा उतना ही छोटा आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा। तो आई होप कि चीजें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होंगी। आगे अगर हम बात करें तो वी हैव बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या किसी भी दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम है आपके पास, एटम ए और एटम बी, दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। और नेक्स्ट सॉरी, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट एंड हाउ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इस क्लास के अंदर। क्या एटम्स रिएक्ट करते ही क्यों हैं, बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम बोल दें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उनको चाहिए होता है, और उसी के बाद जो है वो एटम्स बॉन्ड बनाना या फिर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। क्योंकि कोई भी जो इनर्ट गैस है वो जनरली किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं करती, बिकॉज उसकी जो वैलेंसी होती है वो ऑलरेडी फुलफिल होती है, उसके पास इनफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड्स बना सके। सो दैट्स वाई एटम्स रिएक्ट, क्योंकि उनको जो है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करना होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो गेन करना होता है। दैट्स वाई वो जो है वो दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, अपनी वैलेंसी को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि चीजें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होंगी। सो दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने पढ़ा कि एटम्स जो है वो किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े और बॉन्ड किस तरीके से जो है वो वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और वेरियस बॉन्ड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में जो है वो डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जहाँ पे भी आप लोग कनेक्टेड हैं वहाँ पे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। उसी के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अब मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि टाइम्स कोचिंग बहरोड के अंदर जो है वो प्रतिज्ञा नाम से 11th और 12th का फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।